हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल के टॉप एमसीक्यूज़ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने 4 से 5 जो वीडियो हैं वो अपलोड करी हैं आरपीएफ कांस्टेबल के रिलेटेड, और उनकी प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है। अगर आपने देखी अच्छी बात है, नहीं देखी है जाके देख सकते हैं आप। बाकी आप सबको पता होगा हमारा एक्सपीरियंस कहाँ तक महदूद रहता है, वो आप देख सकते हैं। टीए के एग्जाम में भी आपने देखा होगा भाई कितने क्वेश्चंस हमारी पीडीएफ से या कितने क्वेश्चंस हमारे लेक्चर से देखने को मिले थे। उसमें कोई भी दोराहे की बात नहीं है, आप खुद ही उसको देख सकते हैं। ओके, सो अगर आप ऑलरेडी टीए आर्मी के एस्पिरेंट थे आपको ज़रूर पता होगा। ओके, सो आज का जो अपना इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो आरपीएफ कांस्टेबल का रिलेटेड रहने वाला है। ऑलरेडी हमने इसकी सीरीज स्टार्ट करी हुई है एकदम बढ़िया शानदार तरीके से। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने आरपीएफ कांस्टेबल के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल ये परचेज नहीं करा है, सो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करके आरपीएफ कांस्टेबल के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल लेके उसको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से कहीं पे बैठ के उसको रिवाइज करके उसको बार बार उसकी रिवीजन करके और अपने नॉलेज को बूस्ट करके अपने जो सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं। और हमारी पीडीएफ की खास बात क्या रहती है आप सबको पता ही होगा, 100% उसमें अथेंटिक वे में रहता है मटीरियल, 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होती है और 100% ही आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटीरियल मिलता है। हमारा ये होता है कि हम कहीं से भी क्वेश्चन उस तरह के क्वेश्चन नहीं उठा के लाते हैं जो भाई ये हो ऐसे ही फालतू के हो। ठीक है, सो हम कोशिश करते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही आपको प्रोवाइड करे जाएं, चाहे वो वीडियो लेक्चर की शेप में हो या आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिले। ओके, सो जल्दी से आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा। बाकी आप टीए के एस्पिरेंट से ऑलरेडी पूछ सकते हैं हमारी पीडीएफ के बारे में, क्या सिस्टम रहता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या है वो सारा का सारा माजरा। ओके, सो बहरहाल आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आरपीएफ कांस्टेबल के रिलेटेड। लेकिन हाँ, अगर आप डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। दोनों का लिंक ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी हमारा एक और जो ऑलरेडी चैनल चल रहा है द अपडेट मास्टर, ओके, द अपडेट मास्टर के नाम से लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उनको भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सपोर्ट जरूर करिएगा। तो आरपीएफ कांस्टेबल के टॉप क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू यूसीसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अमूमन चाहे हम बात करें रेलवेज की, चाहे हम बात करें एसएससी की, चाहे हम बात करें आर्मी की, चाहे हम बात करें किसी अदर इंस्टीट्यूट की, तो भाई ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। सो इसलिए जल्दी से बताइएगा भाई यूसीसी कौन से आर्टिकल्स के रिलेटेड है। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। आर्टिकल 32, आर्टिकल 44, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 14, जल्दी से बताइएगा भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, और इस टाइप के क्वेश्चन अमूमन पूछे जाते हैं भाई। सो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 44। याद रखिएगा, अगर हम आर्टिकल 44 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 44 में भाई आपसे कहा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे। ओके, ध्यान में रखिएगा। और आर्टिकल 32, देखिए हमारा एक ही फंडा रहता है इस चैनल पे, तभी तो हमारे चैनल से जो एस्पिरेंट रहते हैं, कैंडिडेट्स रहते हैं, वो अच्छा स्कोर करके आते हैं। हमारा एक ही मेन फोकस रहता है कि ऑप्शंस के रिलेटेड बहुत सारी बात करी जाए और आपको एडिशनल पॉइंट्स के बारे में भी बताया जाए। अगर हम आर्टिकल 32 के बारे में बात करें ना, आर्टिकल 32 को मैनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। सॉरी, मैनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, देखिए अगर हम आर्टिकल 32 की बात करें ना, आर्टिकल 32 की बात करें, इसमें 5 रिट्स के बारे में कहा गया है। 5 जो रिट्स आते हैं ना, ठीक है, वो आर्टिकल 32 में आते हैं। अगर हम आर्टिकल 32 के बारे में बात करें, जो कि आपको याद रखना होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था कि जो आर्टिकल 32 है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है। ओके, जरूर ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 44 की हमने बात करी यूसीसी, और यूसीसी की अगर कहीं पे भी आपको फुल फॉर्म पूछी जाए, देखिए अगर यूसीसी की आपको कहीं पे भी फुल फॉर्म पूछी जाए तो आपको क्या कहना होगा भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, ये यूसीसी की फुल फॉर्म रहती है, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद आर्टिकल 17 की अगर हम बात करें ना, आर्टिकल 17 की बात करें, इसमें कहा गया कि भाई एबोलिशन ऑफ अनटचएबिलिटी की बात करी गई आर्टिकल 17 में। और अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें ना, आर्टिकल 14 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। ओके,
यानी कानून के आगे सब लोग बराबर हैं। ये आप एकदम बढ़िया शानदार तरीके से 3-4 पॉइंट्स याद रख सकते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ऑप्शन बी यानी आर्टिकल 44 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वियर वाज द ओनली कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ महात्मा गांधी? क्या नागपुर, बम्बे, बेल्जियम या नन ऑफ दीज? सो जल्दी से भाई करेक्ट आंसर देने की कोशिश करिए। सो यहाँ पे भाई सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बेल्जियम। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें ना ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो एक क्वेश्चन अमूमन जो एग्जाम हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद कब रखी गई? ठीक है, व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? तो आपको याद रखना होगा 1885। ओके, 1885। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो भी एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पे लिखते हैं, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम पास करके एकदम जॉब लेना चाहते हैं और अपनी फाइनेंशियली कंडीशन हुई या कोई भी फैमिली कंडीशन हुई उसको आप सुधारना चाहते हैं, तो ज़रूर आपसे कहेंगे अगर आप वीडियो पे भी आए हैं तो वीडियो को अच्छे से देखें। जो भी पॉइंट्स यहाँ पे बताएंगे वही आप याद रखना फिलहाल, बाकी भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन बात यह है कि आपको ज़रूर ये पॉइंट्स याद रखने होंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें 1885 में ये फाउंड करा गया। ओके, और किनके द्वारा भाई? एओ हयूम के द्वारा, एओ हयूम के द्वारा। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में फाउंड करा गया और एओ हयूम के द्वारा फाउंड करा गया। अब काफ़ी बार ये पूछा जाता है क्वेश्चंस कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन सी थी? ओके, ये पूछा जाता है। सो आपको क्या कहना होगा भाई? एनी बेसेंट। जल्दी से आपके लिए हम स्मार्ट बोर्ड भी ला रहे हैं जिसपे आपको फेस रिवील करके वीडियो पढ़ाएंगे, वीडियो लेक्चर पढ़ाएंगे। ठीक है, जल्दी से हम ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सो आप भी हमारी सपोर्ट करना। तो बहरहाल इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आपको याद रखना होगा 1885 में भाई ये फाउंड करा गया और एओ हयूम के द्वारा फाउंड करा गया और एनी बेसेंट इसकी पहली महिला प्रेसिडेंट मानी जाती है। ओके, तो बहरहाल करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे ऐड क्यों करा? क्योंकि ये कल ही टीए के एग्जाम में पूछा गया था। ओके, और बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है। एसएससी के एग्जाम में तो मैक्सिमम ये पूछा जाता है। अगर आप एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हैं तो जरूर आप चैनल को फॉलो करिएगा। ऑलरेडी हमने एसएससी जीडी की क्लासेस भी स्टार्ट करी हुई है। ओके, तो अगर हम बात करें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजा गोपालचारी, लॉर्ड डलहौजी या नन ऑफ दीज? ओके, सो जल्दी से भाई करेक्ट आंसर देने की कोशिश करिए। सो यहाँ पे भाई जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो है भाई ऑप्शन बी, यानी राजा सी गोपालचारी। ओके, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है जी। तो आपको इतना ध्यान में रखना होगा, अगर हम बात करें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की तो सी राजा गोपालचारी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और इसके साथ साथ आपको जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, ये तो फर्स्ट ये गवर्नर जनरल तो है इंडिपेंडेंस इंडिया के, लेकिन लास्ट भी यही है भाई। ओके, देखिए आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया सी राजा गोपालचारी, और अगर आपसे पूछा जाए लास्ट के बारे में तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी सी राजा गोपालचारी ही है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें भाई, देखिए यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट रहती है एस्पिरेंट को। कहीं कहीं पे पूछा जाता है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे अगर आप ध्यान में रखना चाहोगे। फर्स्ट GOV ही हम डिनोट करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की अगर हम बात करें, आपको ध्यान में रखना होगा भाई लॉर्ड क्ल्यू। लॉर्ड क्ल्यू के बारे में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, बाकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ओके, लॉर्ड क्ल्यू आपको ध्यान में रखना होगा। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, हम जल्दी से आपके लिए स्मार्ट बोर्ड ला रहे हैं और उस पर हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से कोई भी स्क्रीन चेंज करने की। ओके, आप भी दुआ करना कि जल्दी से हम वो बोर्ड ले आएँ। ठीक है, बहरहाल फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करें तो लॉर्ड क्ल्यू पे आपको टिक करना होगा। और अगर आपसे पूछा जाए लास्ट, यहाँ पे लास्ट, ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछा जाए, आपको कहना होगा वेरिन हेस्टिंग।
वेरिन हेस्टिंग। वेरिन हेस्टिंग है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है लॉर्ड क्लिव। उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर है, सिर्फ जनरल नहीं है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल हो गया लॉर्ड क्लिव और लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल हो गया भाई वेरिन हेस्टिंग। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो वो यही होंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये सॉरी वेरिन हेस्टिंग, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भाई लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ वाइजरी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो आपको कहना होगा भाई लॉर्ड कैनिंग। ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, सो आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। बाकी ऊपर हमने बात करी थी भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे आई थिंक हमने यहाँ पे बात करी थी। हमने आपको 4-5 पॉइंट्स पढ़ाए थे। एक हमने पढ़ाया था इसकी जो बुनियाद है 1885 में रखी गई और एओ हयूम के द्वारा रखी गई, ये हमने पढ़ाया था ना आपको। हमने ये भी पढ़ाया था कि इसकी जो ये विमेन प्रेसिडेंट मानी जाती हैं पहली, वो है भाई एनी बेसेंट। और आपको यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना वो ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले जो प्रेसिडेंट है ना वो कौन है, जल्दी से बताइएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन है भाई, जल्दी से बताएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अमूमन एग्जाम में देखने को मिलते हैं भाई। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन है भाई, जल्दी से बताएगा भाई। सो अगर हम बात करें ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वो है भाई WC बनर्जी। और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, WC बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट माने जाते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से ध्यान में रखने होंगे। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर जाएगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हम वही वीडियो लाते हैं, वही क्वेश्चंस लाते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं। बाकी आप देख सकते हैं भाई हमारा जो पिछला एग्जाम जो हमने यहाँ पे करवाए हैं, ठीक है, जिनमें हमने मटीरियल वगैरह प्रोवाइड किया था, आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं। तो हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर, तो मौर्यन एम्पायर के फाउंडर किन्हें माना जाता है, अशोका को, जालुका को, चंद्रगुप्ता मौर्य को या बिंदुसरा को। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन सी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज चंद्रगुप्ता मौर्य, याद रखिएगा। ओके, चंद्रगुप्ता मौर्य। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या गांधी जी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही आयरन मैन ऑफ इंडिया माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। सो जल्दी से बताएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं कहूँगा कि ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाने के फुल चांस रहेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, गांधी जी या पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राजा राम मोहन राय। ओके, और राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करें, ये जल्दी से बताइएगा किसके फाउंडर माने जाते हैं, और जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएगा। हर एक वीडियो में आपके लिए 2 से 3 होमवर्क जरूर रहते हैं। आज आपके लिए जो पहला होमवर्क है वो यही है कि भाई राजा राम मोहन राय किसके फाउंडर थे, जल्दी से बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द डंडी मार्च। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है भाई। डंडी मार्च आपने तो जरूर सुना होगा, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था। टू डिमांड इंडिपेंडेंस, क्या आज़ादी के लिए डिमांड करना। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साल्ट टैक्स, क्या जो साल्ट पे टैक्स था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना। टू प्रमोट नॉन वायलेंस, क्या नॉन वायलेंस को प्रमोट करना, या कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, जल्दी से बताएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साल्ट टैक्स। आप सबको पता होगा जो भी साल्ट पे टैक्स लग रहा था उसी के अगेंस्ट गांधी जी के द्वारा डंडी मार्च स्टार्ट करा था, ओके, गुजरात में। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर इज द थार डिजर्ट लोकेटेड। तो थार डिजर्ट के बारे में आपसे पूछा गया है, कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात, कर्नाटका, असम या राजस्थान, जल्दी से बताइएगा भाई। सो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। सही आंसर के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो राजस्थान के बारे में आपको क्या याद रखना होगा भाई, राजस्थान के बारे में आपको याद रखना होगा एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, ये लार्जेस्ट स्टेट है भाई एरिया वाइज, ठीक है। उसके बाद आसाम की अगर हम बात करें, बिहू डांस आसाम से रिलेटेड है, ओके। और लार्जेस्ट
प्रोड्यूसिंग ऑफ टी, चाहे सबसे ज़्यादा यहीं पे बनती है। कर्नाटका के बारे में बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ कॉफ़ी, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटका में बनती है। और कॉफ़ी के साथ साथ मैज़, मक्की, मैज़ भी यहीं पे बनती है। और गुजरात की बात करें, गुजरात के बारे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना होगा कि भाई गुजरात है जो डांडिया नाच, डांडिया और गारबा गुजरात से। और ये लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाली स्टेट है भाई, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाली स्टेट मानी जाती है गुजरात। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच माउंटेन रेंज इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन सी माउंटेन रेंज है जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं? पीर पंजाल, काराकोरम, पामीर या नन ऑफ दीज। सो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज पामीर। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन विच स्टेट इज द गिर नेशनल पार्क लोकेटेड। तो गिर नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, जल्दी से बताएगा। गुजरात, पंजाब, तेलंगाना या केरला, जल्दी से बताइएगा भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा गुजरात, यानी ऑप्शन ए। अगर हम गुजरात के बारे बात करें तो गुजरात के बारे भाई गिर नेशनल पार्क आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी ऑलरेडी हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस पे बता दिया। और उसके बाद पंजाब आता है, तेलंगाना, उसके बाद हाँ तेलंगाना के बारे आपको जो याद रखना होगा हुसैन सागर लेक, ये पूछा जाता है भाई, हुसैन सागर लेक तेलंगाना, ठीक है। और केरला के बारे अगर हम बात करें विम्बनद लेक केरला, ओके। और जो हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट रहती है, ठीक है, लिटरेसी रेट वाली स्टेट रहती है, वो भी केरला ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी, दुरंड लाइन, इंदिरा पॉइंट या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट को ही साउथ मोस्ट पॉइंट माना जाता है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेम द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है भाई? विम्बनद लेक, चिल्का लेक, डल लेक या वुलर लेक। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज वुलर लेक। याद रखिएगा अगर हम वुलर लेक के बारे में बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर यूटी में है वुलर लेक, ओके। एंड डल लेक के बारे अगर हम बात करें ये भी जम्मू एंड कश्मीर यूटी में है। चिल्का लेक के बारे अगर हम बात करें ये उड़ीसा स्टेट में है, ये उड़ीसा में है भाई। और विम्बनद के बारे अभी हमने बात करी, केरला स्टेट में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे, ओके। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज वुलर लेक। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच रिवर इज नोन एज द सारो ऑफ बंगाल। तो भाई कौन से रिवर को सारो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है? इंडस, गंगा, कोसी या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कोसी रिवर। अगर हम कोसी रिवर के बारे में बात करें तो भाई कोसी रिवर को ही सारो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। और इंडस रिवर की अगर हम बात करें ना जी, इंडस रिवर की अगर हम बात करें, इंडस रिवर का जो ओरिजिन है वो तिब्बत से होता है भाई। इंडस रिवर का ओरिजिन तिब्बत से होता है, नियर मंसरोवर लेक से होता है, ओके। तिब्बत नियर मंसरोवर लेक इंडस रिवर का। और इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं भाई 5 या 6। अब कौन कौन सी है? इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी हो जाती है चनाब रिवर जो कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी में है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज होगी जैसे सतलुज हुआ, ब्यास वगैरह, झेलम वगैरह, ये सारे के सारे इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कहलाती है। और गंगा रिवर के बारे अगर हम बात करें, गंगोत्री ग्लेशियर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से इसका ओरिजिन होता है, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन विच स्टेट इज द काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड। तो भाई काजीरंगा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? राजस्थान में, आसाम में, तेलंगाना में या नन ऑफ दिस। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज नहीं करा है सो 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करिए। आपको
आरपीएफ और एसएससी जीडी के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा। और ख़ास बात यह है कि आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड ही मटेरियल प्रोवाइड करा जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन ऐप्स इंस्टॉल नहीं करना होगा, ना ही आपको किसी साइट पे विजिट करना होगा। डायरेक्ट से व्हाट्सअप करिए और सिंपली सादा सहल आम फहम सी तरीके से आपको व्हाट्सएप पे ही भेजा जाएगा। ओके, बहरहाल काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आसाम। यानी आसाम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड है। ओके, आसाम के बारे हमने आपको बताया बिहू, आसाम के बारे हमने आपको बताया बिहू, बिहू जो डांस है आसाम से रिलेटेड है। ओके, और बाकी हमने आसाम के बारे में आपको बताया टी, सबसे ज़्यादा टी भी यहीं पे प्रोवाइड करी जाती है, सॉरी प्रोवाइड नहीं तो भाई यहीं पे ये प्रोड्यूस करी जाती है। ओके, और राजस्थान के बारे हमने आपको बताया कि एरिया वाइज लार्जेस्ट ये स्टेट मानी जाती है। ठीक है, एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट मानी जाती है। राजस्थान के बारे आपको याद रखना होगा रणथंबोर, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में। ओके, और तेलंगाना के बारे हमने आपको बताया हुसैन सागर लेक, हुसैन सागर लेक। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 15, हु इज़ द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड किन्हें माना जाता है? प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नर को या स्पीकर ऑफ लोकसभा को? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट को ही यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड माना जाता है। ओके, और जो पहले शहरी माने जाते हैं ना इंडिया के, वो भी प्रेसिडेंट ही है। ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। जो भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं ना, ये एग्जाम ओरिएंटेड ही रहता है। फर्स्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया है जो, वो प्रेसिडेंट है भाई। ओके, एंड उसके बाद गवर्नर आ जाता है, और यानी पहले सिटीजन माने जाते हैं प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट, इसमें हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी अगर आपको पता है सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। ओके, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी गलत यहाँ पे वर्डिंग यूज़ करें, गलत आपको पढ़ाएं, कहीं पे भी मिस्टेक करें, क्योंकि आपको अगर एग्जाम में वही पूछा जाएगा, आपने हम पे इतना ट्रस्ट करा तो आप वही टिक करके आओगे, आपका लॉस होगा ना। इसलिए अभी इस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना कन्फर्म है कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ही माने जाते हैं। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, इनको किनके द्वारा अपॉइंट करा जाता है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा, या नन ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट के ही द्वारा इनको अपॉइंट करा जाता है CJI को, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए SI यूनिट पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करा है, जिसमें ऑल ओवर सारे के सारे SI यूनिट्स कवर करे हुए हैं, और हमने आपको कंफर्म कहा था कि यहाँ से आपको एक नए क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिले था, और उस टाइम जाइए आप वो वाली वीडियो देख लीजिए। हमने आपसे ये भी कहा था कि आप हमारे इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पेपर देने के बाद हमें ये सेंड करिए। अगर ये नहीं आएगा एग्जाम में तो ज़रूर हमें देखने को मिला था क्वेश्चन SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में आपसे पूछा था, जिसका करेक्ट आंसर ओम था। ओके, था ना, यही था ना। अगर आपने टीए का एग्जाम दिया तो जरूर आपको पता होगा, कल यानी 12 जनवरी के एग्जाम में आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला था। बहरहाल आज के क्वेश्चन में आपसे पूछा है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो क्या होगा SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जल्दी से बताइएगा। वोल्ट, एम्पियर, ओम या नन ऑफ दिस? तो ओम के बारे में हमने बात करी कि भाई ये रेजिस्टेंस का था। ओके, एंड नन ऑफ दिस यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद वोल्ट भी एलिमिनेट। सो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एम्पियर। याद रखिएगा, एम्पियर ही इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट माना जाता है। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर वाटर। और आपसे केमिकल फार्मूला भी पूछा गया था, और हमने ज़रूर आपको वो पढ़ाया था, और PDF में तो बड़े शानदार तरीके से आपको प्रोवाइड करा था। CO2, O2, H2O या नन ऑफ दिस? सो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी H2O। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हमने आपसे कहा था सेंसिस नहीं तो ये अपने विटामिन से भी आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो जरूर मिला था। ओके, सो क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच विटामिन इज नोन एज द सनशाइन विटामिन। तो कौन सी विटामिन ऐसी है जिसको सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B1 या विटामिन डी? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज विटामिन बी। याद रखिएगा, अगर हम विटामिन डी के बारे में बात करें, ये हमें सनशाइन से मिलती है। ओके, यानी सूरज की रोशनी से मिलती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे विटामिन ए के बारे, रेटिनोल
इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनोल, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, और विटामिन सी के बारे में अगर हम बात करें, आप जल्दी से बताइएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, एंड विटामिन B1 के बारे में अगर हम बात करें ना, बेरी बेरी डिजीजेज, बेरी बेरी डिजीजेज। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो विटामिन डी के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, सनशाइन विटामिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो कौन सी इंडिया की ऐसी स्टेट है जो हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली है? केरला, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गोवा। सो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज उत्तर प्रदेश। अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें ना, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी रहती है भाई। ओके, ठीक है। और केरला के बारे अगर हम बात, ये सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग बात करी गई है। ओके, और नई सेंसस तो अभी नहीं हुई है, आप सबको पता होगा हर 10 साल के बाद सेंसस कंडक्ट करवाई जाती है इंडिया में। बहरहाल उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें तो ये हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली स्टेट है। और केरला के बारे में अगर हम बात करें तो ये भाई हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट, हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट मानी जाती है। और राजस्थान के बारे में अगर हम बात करें, एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट मानी जाती है। और गोवा के बारे में अगर हम बात करें, स्मॉलेस्ट स्टेट मानी जाती है इंडिया, ये एरिया वाइज। ओके, ये सारे के सारे चार के चार ही पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। ज़रूर बताइएगा आज 20 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज नहीं करा है, सो जल्दी से भाई इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल ले सकते हैं। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा एक और चैनल है भाई, देखिए हमारा एक और चैनल है जो द अपडेट मास्टर के नाम से हमने बनाया हुआ है, कल ही बनाया। सो आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप देखते हैं अपने एस्पिरेंट कितनी सपोर्ट करें हमें, ठीक है ऑलरेडी, क्योंकि हम फ्री वाला कंटेंट यहाँ पे इतना जो प्रोवाइड करते हैं आपको बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ। सो आप जल्दी से, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा, और इस तरह की आपको और भी वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएंगी। थैंक यू, लव यू ऑल।